मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन। इससे पहले हम फैट सोलुबल विटामिन के बारे में बता चुके हैं। आज हम लोग चल रहे हैं वाटर सोलुबल विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में बता चुके हैं आपको कि विटामिन एक वाइटल न्यूट्रिएंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। क्यों बोलते हैं बायोकैटलिस्ट? जैसा कि हम बता चुके हैं कि बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट होती है वह एंजाइम जो मेरे बॉडी में वह बनता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसके लिए हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं होता है, उसके लिए हमें बाहर से कैटलिस्ट लेना पड़ता है। वह क्या है? विटामिन। तो विटामिन में हम लोग अब आज जो दिख रहे हैं वाटर सोलुबल विटामिन में दो विटामिन होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। जब खोज हुई थी तो विटामिन बी में एक ही विटामिन था, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें केमिकल के अनुसार लगभग 12 विटामिन होते हैं। इसमें से भी बीच में से कुछ विटामिन गायब हो गए, तो जिसमें विटामिन बी, इसीलिए हम लोग उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं? थायमिन कहते हैं, थायामिन। बी2 इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। बी3 इसको नियासिन कहते हैं। बी4 नहीं होता है, बी5 होता है। बी5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। बी6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन कहते हैं। बी7 को बायोटीन कहते हैं। बी8 नहीं होता है। बी9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। बी10 और बी11 नहीं होता है, सीधे होता है बी12 को बोलते हैं साइनो कोबाल्ट एमीन कहते हैं। इस तरह से पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनता है। और एक विटामिन सी, दोनों को बोलते हैं वाटर सोलुबल विटामिन। हम लोग वन बाय वन करके थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग वन बाय वन करके हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो बन चलेंगे इसमें, जिसमें हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इसके डिजीज के बारे तक हम लोग मैनेजमेंट तक चलेंगे। अभी हम लोग जो बात जिक्र कर रहे थे तो उसमें हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमें लिखना है। किसी एग्जामिनेशन में अगर वाटर सोलुबल विटामिन के बारे में अगर लिखने आता है तो हम उसमें क्या क्या पॉइंट डील करेंगे और किस किस बातों पे ध्यान देना है। तो लोग क्या क्या पॉइंट पे डील करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर विटामिन का नाम आ जाएगी विटामिन सी। मान लिया जाए सबको इसका हम कर भी रहे हैं। से पहला नंबर पर जाएगा केमिकल नेम। तो केमिकल नेम इसका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए दूसरा इसके आ जाएगा फिर डेली रिक्वायरमेंट। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, छोड़ भी सकते हो। डेली रिक्वायरमेंट में जैसे मेल है, मेल में कितना होता है? 90 मिलीग्राम। फीमेल में 70 मिलीग्राम। प्रेगनेंसी में 110 मिलीग्राम। लैक्टेशन में 120 मिलीग्राम। चिल्ड्रेन में 40 मिलीग्राम। और ऐसे तो हम बोलेंगे तो नहीं, लेकिन जो सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं उनको 300 से 400 मिलीग्राम लेना पड़ता है विटामिन सी, क्योंकि इससे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और इसके बाद अब जब ई लिख लेते हैं तब हम लोग क्या आता है, क्या सोर्स लिखने की आता है। क्या भाई? फिर इसके बाद ये तो समझ में आ गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग? सोर्स में क्या हो जाएगी? कहां से ये होता है? तो विटामिन सी किसमें मिलता है? जितने भी सावर सब्सटेंस होते हैं सब में विटामिन सी होता है। बनाना में होता है, एप्पल में है, चाहे संतरा, नींबू, जितने भी सावर सब्सटेंस है सब में होता है। फिश में भी होता है। तो सोर्स में जितने भी हम लोग को है वो सबके बारे में हम लोग, चाहे वह एप्पल्स हो गया, बनाना हो गया, गुआवा हो गया, है ना, फिश हो गया, ये सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं? सोर्स लिख देते हैं। सोर्स के बाद में आता है एक्शन लिखेंगे या फंक्शन लिखेंगे। मतलब इसका फंक्शन क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड का फंक्शन क्या होगी? जीआईटी से ही स्टार्ट होती है, पर एकदम वन बाय वन करके लिखना होगा। पहला फंक्शन होता है कि आयरन को डाइजेस्ट करता है,
Fe3+ को Fe2+ में चेंज करता है, पहला विटामिन सी का फंक्शन। दूसरा क्या करता है, एक्टिवेट ऑब्जॉर्प्शन को ये फास्ट करता है, जिसमें क्या करता है, मैग्नीशियम को ऑब्जॉर्प्शन कराता है, फास्फोरस को ऑब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। अगला ये विटामिन सी का अगला फंक्शन होती है इंडोथेलियल सेल को डेवलप करता है, इंडोथेलियल सेल को डेवलप करता है। विटामिन सी का अगला फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट का यूज करता है, या फ्री रेडिकल को रिमूव करता है। विटामिन सी का अगला फंक्शन है इम्यूनिटी में हेल्प करता है, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। विटामिन सी का अगला फंक्शन है यह इरिथ्रोपाइसिस को एक्टिवेट करता है। विटामिन सी का अगला फंक्शन है हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, हीलिंग कराता है, कोलाजन फाइबर को ग्रोथ करता है। विटामिन सी से घाव भी भरता है बहुत फास्ट। यानी विटामिन सी का फंक्शन जीआईटी से लेकर बॉडी तक सब जगह होती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ विटामिन। यानी इससे बॉडी का इम्यूनिटी भी लॉस होता है, फ्री रेडिकल को रिमूव करता है, यानी कि एक्स्ट्रा फैट को बॉडी से रिमूव करता है। यह भी लिख लेंगे हम लोग, रिमूव ऑफ एक्स्ट्रा फैट। तो यानी कि जीआईटी से लेकर के और हार्ट तक इस सब जगह इसका फंक्शन हो गया स्कॉर्बिक एसिड का, है ना। अब जो बात हम लोग आगे आ गया, जब हम लोग एक्शन लिख लेते हैं, तो एक्शन के बाद फिर आगे क्या लिखेंगे हम लोग, इसका डिफिशियंसी सिम्टम। डिफिशियंसी सिम्टम में क्या हो जाएगी, पहला स्कर्वी बोलते हैं, स्कर्वी का मतलब क्या हो जाएगी, गम्स ब्लीडिंग। क्यों गम्स ब्लीडिंग, क्योंकि इंडोथेलियल सेल कमजोर हो जाएगी, गम्स स्वेलिंग हो जाएगी, गम्स स्वेलिंग बोलेंगे इसको, गम्स ब्लीडिंग, गम्स स्वेलिंग। इसके बाद क्या होगी, ज्वाइंट पेन होगी। इसके बाद स्किन रैशेस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्कर्वी बोलेंगे। इसके बाद से क्या होगा, फिर एनीमिया डेवलप करेगा, है ना, इम्यूनिटी लॉस हो जाएगी, इम्यूनिटी लॉस, डिलेड वुंड हीलिंग, यह भी होगी। बॉडी में क्या होगी, फैट का डिपोजिशन अबनॉर्मल हो जाएगी, हाइपरटेंशन डेवलप करेगी, है ना। ये सब कंडीशन हो जाएगी विटामिन सी के डिफिशियंसी से। अब हम लोग आते हैं दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, विटामिन B1। अब इसी तरह से हम लोग को क्या करना होगा कि कुछ नहीं करना, बस कॉलम को भरते चले जाना है, लिखते चले जाना है, इस सारे कॉलम को भरते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आगे विटामिन B1 B1 को क्या बोलते हैं, B1 को क्या बोलेंगे, थायमिन कहते हैं, अभी बताए थे आपको हम लोग। दूसरा इसका जो डेली रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगी, तो डेली रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, मेल में 1.9 mg, फीमेल में 1.4 mg, उसके बाद चिल्ड्रन में 1.3 mg। तो इस तरह से क्या होता है कि इतना हमें 24 घंटा में आवश्यकता होती है। अगला जो बात आता है सोर्स के बारे में, तो सोर्स क्या होता है इसका, विटामिन B1 का सोर्स क्या हो जाएगी, तो विटामिन B1 का सोर्स हो जाएगा आपका क्या, लीवर, एग, मिल्क, मीट, है ना। उसके बाद क्या, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सब आ जाएंगे, नट्स, ये सब क्या हो जाएगा, इसके सोर्सेस आ जाएंगे। अब जो बात आ गया एक्शन, विटामिन B1 का एक्शन क्या होगा, तो विटामिन B1 का एक्शन होता है PNS पे, इसका सबसे बड़ा एक्शन होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स पे। उस क्या करता है वहाँ पर, पहला तो न्यूरोट्रांसमीटर डेवलप करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के डेवलप करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस करता है इसको। उसके बाद क्या होता है, सिनेप्सिस के फंक्शन को बढ़ाता है, सिनेप्सिस फंक्शन क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तीसरा एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करता है, एक्शन पोटेंशियल इन कहाँ पे, नर्व एंड मसल्स, इसलिए इसको न्यूरोलॉजिकल विटामिन कहा जाता है। नर्व का बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, इसलिए देखिएगा न्यूरोबियन फोर्ट वगैरह चलता है, उसमें न्यूरोबियन ये जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद कार्डियक हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप इन हार्ट। तो ये सब कहा गया ना, इसका मतलब कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप करना, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना, मसल्स में पोलैरिटी डेवलप करना, हार्ट में पोलैरिटी डेवलप करना, हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना, ये सब किसका फंक्शन है, थायमिन का। अब जो बात आता है डिफिशियंसी सिम्टम, हम जानेंगे कि इसका फंक्शन बहुत सारे हैं, इसलिए इसका डिफिशियंसी सिम्टम क्या हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। वेरी मतलब वेरी मतलब क्या होती है, वेरी मतलब क्या, वेरी मतलब कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा डिजॉर्डर होगी, क्या होगी, तो इसका जो इम्पल्स डिजॉर्डर कम हो जाएगी, है ना, हाइपरस्थेसिया डेवलप करेगा, टिटैनी होगी, मसल्स का फंक्शन वीक हो जाएगी, है ना, न्यूरोलॉजिकल पेन होगा, मस्कुलर पेन होगी, ये इस तरह का कंडीशन जो है बॉडी में डेवलप कर जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका क्या, B1। अब आते हैं बात विटामिन B2 जिसको बोलते हैं हम लोग, केमिकल नेम हो जाएगी राइबोफ्लेविन, सेकंड हो जाएगी विटामिन B2। तो B2 का क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन,
विन। अब इसका जो डेली रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगी 1.5 से लेकर के 2 mg। दोनों मेल में दोनों की लगभग उतना ही होती है, थोड़ा सा फीमेल के लिए कम होता है, मेल के थोड़ा ज़्यादा होता है। अब जो होता है सोर्सेस में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है ना, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, उसके बाद क्या हो जाएगी फिर उसका इसमें गुआवा हो जाएगी, फिर उसका एप्पल्स हो जाएंगे, फिर वहाँ पे इसके बाद फिर क्या हो जाएगी मिल्क हो जाएंगे, एग हो जाएगी, इसमें आ जाएगी। अब जो बात आती है इसमें कि इसका एक्शन क्या होता है इसमें, कि सबसे पहला इसका एक्शन यह है कि FADH2 का फॉर्मेशन करता है, फ्लेवोएडेनिन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बोलते हैं, जो कि क्रेब्स साइकिल में ये होता है, जहाँ से 2 ATP फॉर्मेशन होता है इससे। इसके बाद राइबोफ्लेविन क्या करता है, म्यूकस सेल को ग्रोथ कराता है, म्यूकस सेल को डेवलप करने में राइबोफ्लेविन का अच्छा रोल है इसमें। तो इस तरह से क्या होता है, उसके बाद होता है नर्व सेल्स को स्टिमुलेट करता है, नर्व सेल्स स्टिमुलेटर होता है, उसको भी स्टिमुलेट करते रहता है। लेकिन इसका 2 फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफिशिएंसी सिम्टम में क्या होगी, एनर्जी का फॉर्मेशन घट जाएगी, एनर्जी सिंथेसिस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे चिलोसिस बोलेगी, या फिर स्टोमेटाइटिस या फिर अप्थे, माउथ में क्या हो जाएगी, वहाँ पे अप्थे डेवलप करेगा। तो इस तरह से क्या होगी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी से स्टोमेटाइटिस वगैरह होते रहता है ना, राइबोफ्लेविन की कमी होने से। अब जो बात आते हैं हम लोग अगला विटामिन B3, इस तरह से हम लोग लिखते भी जाएंगे और इसको और भी ज़्यादा डिटेल वाले लैंग्वेज में करते भी जाते हैं। अब ये विटामिन B3, इसको क्या कहते हैं, केमिकल नेम क्या हो जाएगी, नियासिन कहते हैं। डेली रिक्वायरमेंट इसे कितनी हो जाएगी, डेली रिक्वायरमेंट 16, मेल में कितना हो जाएगी, मेल में 16 mg और फीमेल में हो जाएगी 14 mg। ठीक है। अब जो आता है बात इसका सोर्स क्या हो जाएगा इसमें, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, उसका नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया भी इसमें आता है। इसके बाद नट्स में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मिल्क, इसमें क्या मिलेंगे, नियासिन मिलेगा। अब एक्शन क्या होता है नियासिन का, ये क्या करता है आपका माइलिन शीथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। दूसरा क्रेनियल नर्व के फंक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तीसरा एक्शन पोटेंशियल को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। चौथा इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को नॉर्मल करता है, मेंटेन इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, लिखिएगा पूरा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मेंटेन इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद क्या करता है, स्किन डेवलप में हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ स्किन सेल। तो इस तरह से क्या होता है कि इसका फंक्शन होता है किसका, नियासिन का। डिफिशियंसी सिम्टम में क्या बोलते हैं, पेलेग्रा का मतलब होता है 3D मतलब डी से, पहला डी से क्या हो गया, डायरिया, दूसरा डी से डर्मेटाइटिस और तीसरा डी से डिमेंशिया, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। और इसके साथ साथ और भी कोई चीज होता है, जैसे क्रेनियल लेवल का फंक्शन डिक्रीज कर जाएगी, सेंसेशन फंक्शन इसमें क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ये सबसे क्या होता है, नियासिन की कमी होने से ऐसा गड़बड़ी हो सकता है। तो ये मेरा था विटामिन B3। अब जो आता है विटामिन B4, कुछ नहीं होता है, विटामिन B4 नथिंग बट विटामिन B5। विटामिन B5 में क्या हो जाएगी, B5 इसको क्या बोलेंगे, पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। पेंटोथेनिक एसिड, इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना होती है, मेल में 6 मिलीग्राम और फीमेल में 5 मिलीग्राम। अब जो होता है इसका जो सोर्सेस इससे क्या हो जाएंगे, मिल्क, एग और प्लस नट्स, है ना, ये हो जाएगी। अब इसका हो जाएगा एक्शन, इसका क्या हो जाएगी, ये कोई एंजाइम ए का सिंथेसिस करता है, कोई एंजाइम ए क्या करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। इसके बाद फिर क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस करता है, इसके ये 2 फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी में कि इससे क्या होगी, सेलुलर एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, सेलुलर एनर्जी का फॉर्मेशन डिक्रीज कर जाएगी। तो पेंटोथेनिक एसिड का एक यहाँ पर एक्शन बहुत अच्छा है। अब जो बात आते हैं हम लोग B6 के बारे में, ठीक है। B6 क्या है, B6 को बोलते हैं लोग पायरिडॉक्सिन के साथ एक बहुत बड़ा गड़बड़ी क्या है कि टीबी का जो मरीज होता है वो दवा जो खाता है
टीबी की दवा आइसोनियाजाइड, उस दवा खाने से पायरिडॉक्सिन कमी हो जाती है। B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन कहते हैं। पायरिडॉक्सिन केमिकल ने इसका जो सोर्स जो होता है क्या हो जाएगी पायरिडॉक्सिन का, वो हो जाएगी नट्स, एग, मिल्क, है ना, उसके बाद वेजिटेबल्स, ये सब हो जाएंगे। अब उसके बाद इसका जो फंक्शन सोर्स समझ में आ गया, नहीं डेली कार्बन, सॉरी डेली इसमें लिख दिया हम लोग, है ना, इसको हम लोग पहले केमिकल इसमें लिख चुके हैं, केमिकल लिखा पहले डेली कार्बन लिख देते हैं। डेली कार्बन आपका हो गया इसमें अप्रॉक्स में 1 पॉइंट, मेल में होता है याद रखिएगा, मेल में इसकी जरूरत पड़ती है 1.3 मिलीग्राम और फीमेल में जरूरत पड़ती है इसकी 2 मिलीग्राम। अब आते हैं सोर्स में, सोर्स में क्या आ जाएगी, नट्स, मिल्क, एग एंड वेजिटेबल्स। इसके बाद सर एक्शन, पायरिडॉक्सिन का मेन फंक्शन क्या होता है, ये सेलुलर एंजाइम का सिंथेसिस करता है, वही चीज सेलुलर एंजाइम में सिंथेसिस भाग लेता है। उसके बाद कोई एंजाइम ए का सिंथेसिस करता है, कार्बन फिक्सेशन करता है, ये कार्बन फिक्सेशन और प्लस कार्बन फिक्सेशन और प्लस हिपेटोसाइट्स के फंक्शन को रेगुलेट करता है, लिवर फंक्शन को याद रखना है। डिफिशिएंसी सिम्टम में क्या आ जाएगी, फिर लिवर सिरोसिस डेवलप कर सकता है, उसके बाद सेलुलर एनर्जी घट सकता है, वेट लॉस इससे हो सकती है, स्किन डिजॉर्डर्स भी हो सकती है, स्किन में डर्मेटाइटिस डेवलप हो सकता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब इसके बाद B7 को बोलते हैं हम लोग बायोटीन बोलते हैं। B7 बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन कहते हैं। इसका जो डेली रिक्वायरमेंट, इसकी जरूरत पड़ती है हमें 35 माइक्रोग्राम, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। सोर्सेस में बायोटीन का सोर्सेज जो होती है ये हमें किसी भी लगभग सभी डायट में मिलता है। इसका सोर्स क्या होता है, एनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लगभग सभी में ये मिल जाता है, इसलिए हमको जरूरत नहीं पड़ती है। और इसका जो एक्शन होती है, एक्शन कहाँ पे होता है, हेयर ग्रोथ में होती है, इसमें हेयर ग्रोथ हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है, फिर डर्मिस सेल्स डिवीजन इसमें हेल्प करता है। उसके बाद इसका एक्शन जो होता है नर्व फाइबर, एक्सॉन फाइबर पे होता है, एक्सॉन फाइबर को क्या करता है, ये ग्रोथ कराता है। तो 3 जगह बायोटीन का फंक्शन है। डिफिशिएंसी सिम्टम में क्या हो जाएगा, एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर फॉल कर जाएगा उसका, और स्किन में उसका डर्मेटाइटिस डेवलप करेगी। ये हो जाएगी मेरा बायोटीन का फंक्शन हो गई। अब जो बोलो हम लोग आते हैं लास्ट, अगला है B9, B8 नहीं होता है, अगला है B9 का फंक्शन हो गया। B9 जैसे जानते हैं आप लोग, B9 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड बोलते हैं। फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसको हमें जरूरत कितना पड़ती है, 400 माइक्रोग्राम से इसको ये जरूरत पड़ता है। इसको मेल के लिए होती है इतना, और फीमेल में जो होता है अलग अलग बात है। फीमेल में क्या होती है, इसमें नॉर्मल फीमेल को जरूरत पड़ता है 600 से लेकर के 600 माइक्रोग्राम जरूरत पड़ता है। उसके बाद प्रेगनेंसी में 600 से लेकर के और 800 माइक्रोग्राम आवश्यकता पड़ती है, और लैक्टेशन के समय भी लगभग 600 से 700 माइक्रोग्राम तक आवश्यकता पड़ती है। यानी जितना जरूरत पड़ता है उससे फॉलिक एसिड लेते हैं। सोर्स में क्या है इसका, सोर्स में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होता है, और उसके बाद फ्रूट्स हैं कुछ जिसमें इसके लेते हैं लोग। इसका जो फंक्शन है फॉलिक एसिड का क्या है, पहला फंक्शन है प्लासेंटा डेवलपमेंट, दूसरा फंक्शन है इंडोमेट्रियल सेल ग्रोथ। अगला फंक्शन इसका है न्यूरल ट्यूब डेवलप इन फीटस, और उसके बाद फिर क्या अगला फंक्शन इसका है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। अब डिफिशिएंसी सिम्टम में क्या हो जाएगी, एबॉर्शन डेवलप करेगा, या फिर अगला क्या हो सकती है, स्पाइना बाइफिडा कंजेनाइटल डिजीज डेवलप हो सकता है इसकी वजह से, और एनीमिया भी डेवलप होता है। तो अगला लिख सकते हैं उसमें डिफिशिएंसी सिम्टम में क्या लिख सकते हैं, एनीमिया ये होता है। अब इसका लास्ट मेरा बच गया फिर विटामिन B12। हम लोग इसलिए भी इसको चल रहे थे कि परीक्षा की वजह से आपको समझा रहे हैं। विटामिन B12 पूरा लिख लें, B12 क्या बोलते हैं इसको, साइनो कोबाल्ट एमीन। इसका जो डेली रिक्वायरमेंट मेल के लिए कितना होती है, लगभग 2.5 माइक्रोग्राम, और फीमेल के लिए 1.1 माइक्रोग्राम। अब इसका जो सोर्स है वो क्या है, मीट है,
उसके बाद चिकन जो भी मीट है उसमें आ गया, एग है, उसके बाद जर्मिनेटेड सीड है, जर्मिनेटेड सीड है, उसके बाद फिर कर्ड है, कर्ड दही, इसमें मिलता है विटामिन बी 12 मिलता है। इसके बाद एक्शन क्या है इसका, डेवलपमेंट ऑफ क्रेनियल क्रेनियल नर्व, दूसरा एचबी सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है ना, उसके बाद ये हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, इसके बाद फिर कार्बन फिक्सेशन, डीएनए म्यूटेशन, ये सब में ये भाग लेता है। इसमें इरिथ्रोपोइसिस डीएनए म्यूटेशन कराता है ये। इसका डिफिशियंसी सिम्टम क्या हो जाएगी, पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। उसके बाद फिर क्या डेवलप कर जाएगी, क्रेनियल नर्व डिजॉर्डर्स, क्रेनियल नर्व डिजॉर्डर्स, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप करता है, इससे पर्निशियस डेवलप करता है। यही था मेरा विटामिन बी 12 के बारे में। ये हम जो बता रहे हैं आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट से व्यू से बताया। इसमें कहीं भी दिक्कत होगा तो हमें जरूर कमेंट्स कीजिएगा, जरूर क्वेश्चन कीजिएगा इसमें। और दूसरी बात है कि हम जो इसको 1 बाय 1 कर करके हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम लोग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या कम्युनिटी मेडिसिन में जब पढ़ते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं। उसको कैसे हम बचाव करेंगे, कैसे इसका मैनेजमेंट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कौन कौन सा इसमें ड्रग्स ले सकते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है, ज़्यादा लेने से क्या हो सकती है, वो सब बारे में हम यहाँ जिक्र नहीं किए हैं, इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अलग हो जाएगी, इसलिए हम टॉक्सिसिटी को यहाँ पे नहीं जिक्र किए हैं। तो हम लोग वो सब बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग उसको देखेंगे हम लोग। तब तक इसको देखिए, कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछिए। थैंक्स।